उनके बयानों को पसंद करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश को चला पाते, दोनों इंजन न टकराते थी, तो सौम्या जी यकीन मानिए उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ गया होता। तो ये जो इंजन टकराए हैं संजीव जी, इसका क्या कारण हो सकता है आपकी नज़र में? आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं एज एडिटर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। योगी आदित्यनाथ का टकराव नरेंद्र मोदी से नहीं है। नहीं है, वो बट तो आने वाले उत्तराधिकारी, टाइम में उनके उत्तराधिकारी के लिए दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। जो पत्रकार कभी साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल से चलते थे, आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स आई हैं आपके देखते हुए, उनका डेवलपमेंट के लिए क्या रुझान था और कितना वो अपने वादों को पूरा कर पाए हैं? देखिए, मैं ईमानदारी से बात करूं तो इस डेवलपमेंट की शुरुआत अखिलेश सरकार में हुई। 2017 का मुझे एक नारा याद है सौम्या जी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये भाजपा का सबसे बड़ा टैगलाइन था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्या संवाद कनेक्ट से। और जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की या किसी भी सोशल इशू की, तो हमें सबसे पहले दिमाग में आता है कि इनकी जानकारियां हम तक पहुंचें कैसे, अवेयरनेस हो कैसे। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी मीडिया। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार श्री संजीव कपासिया जी, जो फिलहाल खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में उत्तर प्रदेश के संपादक हैं। दैनिक जागरण मुरादाबाद में पत्रकारिता के लिए इन्होंने काफ़ी सेवाएं दी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का डिप्लोमा करने के बाद संजीव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव। धन्यवाद सौम्या जी। तो आप मुझे बताइए कि कैसा रहा सफ़र आज तक का? अभी आपने कैसे सोचा कि मुझे पत्रकार बनना है? देखिए, मैं तो एक्सीडेंटल पत्रकार बन गया। अच्छा। मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे भारतीय सेना में जाना था, लेकिन मेरी गांव के एक पत्रकार थे, अचानक वो मिले। वो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, हाँ हाँ। तो वो दैनिक जागरण में मुरादाबाद में यूनिट मैनेजर थे, महावीर शर्मा। अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं एक्सीडेंटल पत्रकार बन गया, दैनिक जागरण में शुरुआत करी। अच्छा, आपने इंजीनियर बनने की चाह को छोड़ते हुए भी पत्रकारिता को चूज़ किया था। जब आपने ये फैसला किया था कि अब मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना है और मुझे जर्नलिज्म में जाना है, घर वालों का क्या रुख था? देखिए बड़ा एडवेंचर था उस समय अच्छा। पत्रकारिता में। कहीं जाते थे बड़ा सम्मान मिलता था। दैनिक जागरण बड़ा ब्रांड था। बहुत बहुत। दैनिक जागरण, अमर उजाला, मैं पश्चिम की बात करूं तो अमर उजाला वहाँ स्थापित अखबार था और दैनिक जागरण वहाँ पर संघर्ष कर रहा था। मुरादाबाद की यूनिट दैनिक जागरण की तब शुरू हो रही थी, मुझे लगता है 2001 में जी। मुरादाबाद में लगी। पहले बरेली से अखबार आता था। अमर उजाला की पहले से वहीं यूनिट थी, वहीं छपता था, मेरठ में छपता था। तो जहाँ भी कवर करने जाते थे बड़ा सम्मान मिलता था। तो एक अलग जो रुतबा है, जो बहुत पैसे खर्च करके नहीं मिलता, जी। वो एक पत्रकार के तौर पर मिलता था। तो अंदर से बड़ा आनंद आता था। लोगों की जो सही में जिनको ये लगता था मुझे अपनी बात उस दरवाजे तक पहुंचानी है जहां से सॉल्यूशन निकलेगा, बिल्कुल। तो उसका मीडिया बड़ा रोल प्ले करता था। हम लोगों ने किया। तो जब आपने ये महसूस किया कि एक ये नोबेल प्रोफेशन में आपको इतनी इज्जत मिल रही है, इज्जत लोगों का कहना है कि खरीदी नहीं जा सकती है, ये कमाई जाती है, तो आपने मैंने भी जैसे कहा जो कहा। बहुत पैसा खर्च करके नहीं मिलता, बिल्कुल। वो ऐसे ही मिलता था। ये फील अलग होता है। अब जब मैं पत्रकारिता की बात करती हूँ, तो आपने बहुत लंबा समय यहाँ बिताया है। लगभग 20 साल। जी। तो 20 साल में बदलाव तो खैर है ही, क्योंकि यही एक चेंज है जो कांस्टेंट रहता है। किस किस तरीके का बदलाव आपने अपने अंदर महसूस किया इस प्रोफेशन में? जहाँ से शुरुआत की थी और जहाँ तक आए हैं। देखिए, बहुत ईमानदारी से बात करूं सौम्या जी, तो पहले जो पत्रकारों के खर्चे थे हमारे, मैं अपने आप से शुरुआत करूं तो हम लोग कम खर्चे में अपना पूरा महीना गुजारते थे। जी। दूसरे लोगों के भी खर्चे कम थे। साथियों के पास छोटे मोबाइल थे। आज 1-1 लाख रुपए के मोबाइल लोगों के पास हैं। जो पत्रकार कभी साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल से चलते थे, आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो जब आप अपने खर्च बढ़ाओगे, जब आप अपने दैनिक भत्ते बढ़ाओगे, तो आपको आमदनी भी करनी पड़े। आप किसी पेशे को कॉमर्शियल कर देते हैं तो उसकी जो मूल भावना है वो थोड़ी सी कहीं खो जाती है। और यही ये बदलाव आया है। जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान में हावी हुआ और पत्रकारों पे भी उसका असर आया। आम समाज पे तो आया ही, पत्रकारों पे सबसे बिल्कुल। ज़्यादा आया।
क्योंकि पत्रकार एक समाज का वो आईना है जो समाज के पैरेलल जो चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल। उसको दिखाता है, दर्शाता है और समाज को आईना दिखाता है कि हम आप ये हैं, हम ये हैं और सरकारें ये हैं, प्रशासन ये है। तो जैसे संजीव जी आपने बताया मुझे कि बहुत फ़र्क आया है, पत्रकार में भी आया, पत्रकारिता में भी आया है। स्टेटस सिंबल दिखाने की होड़ में कहीं न कहीं सब भाग रहे हैं, तो पत्रकार क्यों पीछे छूटे हैं? अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने एक बहुत लंबा अंतराल अपना राजनीतिक संपादक की तरह ही बिताया है और आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। क्या बदलाव महसूस किया? अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कहाँ से कहाँ पहुँचा है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट आज की देश में, आज की डेट में? इसमें आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, आप विकास की बात किसकी बात कर रही हैं आप? मैं विकास की बात करूंगी कि अलग-अलग तरीके की गवर्नमेंट्स आई हैं आपके देखते हुए, उनका डेवलपमेंट के लिए क्या रुझान था और कितना वो अपने वादों को पूरा कर पाए हैं? देखिए, मैं ईमानदारी से बात करूं तो इस डेवलपमेंट की शुरुआत अखिलेश सरकार में हुई। अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने लखनऊ में कान्हा स्टेडियम बनाया, 1090 के पास जो गोमती रिवर फ्रंट है उसको फ्रांस की टेम्स नदी के तर्ज पे उन्होंने डेवलप किया इसको। उन्होंने डायल 100 जैसी सुविधा दी जिसको 112 कर दिया गया है। तमाम अखिलेश यादव ने वो शुरुआत की, उसको योगी आदित्यनाथ ने बहुत तेजी के साथ बढ़ाया। आप समझिए आज उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे हैं जो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। आज कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, हाँ, चाहे वाटर कनेक्टिविटी हो, चाहे हाईवेज और रोड की कनेक्टिविटी हो। और जब हम विकास की बात करते हैं सौम्या जी, तो सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जब कोई उद्योगपति किसी स्टेट में अपना कमाया हुआ धन लगाने जाता है तो 2-3 चीज़ों को वो देखता है, परखता है। सबसे पहले वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, हाँ, दूसरा वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है क्योंकि लोग आएंगे लॉजिस्टिक्स के जाएंगे, लिए बिल्कुल। और तीसरा वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, जी, सरकार की मंशा किस तरीके की है। योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों को सिंगल विंडो सिस्टम दिया। उन्होंने कहा कि आपको इस दरवाजे से उस दरवाजे से, इस खिड़की से उस खिड़की, इस क्लर्क से उस क्लर्क, इस अधिकारी से उस अधिकारी, ये सारे सिस्टम को ध्वस्त उन्होंने किया। सिंगल विंडो सिस्टम दिया कि आप यहाँ आइए, हाँ, एक विंडो पे आपको समस्त समस्याओं का समाधान मिलेगा। और उसका फायदा भी हुआ। आप देखिए उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, उत्तर प्रदेश में तमाम जो चाइना से उद्योग बाहर किए गए उत्तर प्रदेश में वो लोग आए। नोएडा जब हमारा बना तो तमाम दुनिया के उद्योगपति नोएडा में आना चाहते थे, लेकिन वहाँ का जो माहौल हुआ, कानून व्यवस्था खराब हुई, फिर गुड़गांव उसी वजह से डेवलप हो गया। बिल्कुल। इधर वाले उद्योगपतियों ने उधर रुख कर लिया। तो कानून व्यवस्था जो पिछली सरकारों में थी, 2017 का मुझे एक नारा याद है सौम्या जी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये भाजपा का सबसे बड़ा टैगलाइन था। योगी आदित्यनाथ ने अपना मॉडल पेश किया है जिसको योगी मॉडल के नाम से लोग जानते हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बेहतरीन कनेक्टिविटी है, उसमें कानून व्यवस्था है, उसमें अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, उसमें माफियाओं को मिट्टी मिलाने जैसा कंसेप्ट है, और उसमें उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ये कंसेप्ट भी है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश को चला पाते, दोनों इंजन न टकराते थे। तो जो योगी आदित्यनाथ जी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है उत्तर प्रदेश में, कितना सच होता हुआ पा रहे हैं आप इसको? देखिए, बहुत सारे विभागों में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 है। चाहे हम कृषि उत्पादों की बात कर लें, चाहे हम कानून व्यवस्था की बात कर लें। मैंने योगी मॉडल का जिक्र किया, योगी मॉडल को कई दूसरे राज्य अडॉप्ट कर रहे हैं। दिल्ली में एक मुस्लिम बेटी के साथ मुस्लिम युवक एक बलात्कार करता है और वहाँ मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मैं एक घटना को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इससे बेहतर समझाने का कोई तरीका नहीं है। तो वो जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी मांग ये थी कि इस अपराधी को योगी की तर्ज पर सजा दी जाए। आप समझिए, भले ही वो पॉलिटिकली तौर पर योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हों, वो लोग भाजपा के योगी के वोटर ना हो, लेकिन कार्रवाई को वो लोग भी पसंद करते हैं। बिल्कुल, मॉडल तो चाहते हैं वो। योगी मॉडल चाहते हैं, तो योगी मॉडल की धूम मची है। और मुझे लगता है कि अभी तक जो देखिए 2020 में कोविड आया तो कई वर्ष तो कोविड में उत्तर प्रदेश के निकल गए। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, जी, कितने करोड़ों लोग वहां पर आए। हालांकि विपक्ष तो सवाल खड़े करता है, उसका काम सवाल खड़े करना है। अभी कह रहे थे अखिलेश यादव की वहाँ पर जो संख्या है वो गलत है, हालांकि उनके पिताजी की मूर्ति भी वहाँ पर लगाई गई, बड़ी चर्चा हुई उसकी।
एक राजदास जी हैं, अयोध्या के संत हैं, हनुमानगढ़ी के महंत उनको बोला जाता है। उन्होंने उस पर आपत्तिजनक बयान दिया तो वो बड़ी चर्चा हो गई कि मुलायम सिंह की मूर्ति वहाँ पर लगी है और समाजवादियों को भी कुंभ रास आ रहा है, वहाँ पर तमाम बातें हुई। तो देखिए, 2-3 चीज़ें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अच्छी हुई हैं। सनातन परवान चढ़ा है, उत्तर प्रदेश धार्मिक दृष्टि से हब बना है, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, अयोध्या हो और अब संभल, चित्रकूट, इन सबका जीर्णोद्धार हुआ है। सनातनी परंपराएं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आसमानी हुई है। उनका जो भगवा रंग है वो पूरे देश प्रदेश में छाया है। और मैंने बताया कि दोनों इंजन न टकराते, योगी आदित्यनाथ को और खुलकर काम करने की छूट होती तो सौम्या जी यकीन मानिए उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ गया होता। तो ये जो इंजन टकराए हैं संजीव जी, इसका क्या कारण हो सकता है आपकी नज़र में? आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं एज एडिटर कि अगर ये ना होता तो क्या होता, और अगर ये हुआ है तो उसका रीज़न क्या है? अगर योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में इतना कुछ है, क्या ज़रूरत थी 2 इंजन की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, वो पार्टी है जो केंद्र से गवर्न होती है। जैसे समाजवादी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं। बहुजन समाज पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की हैं। ना तो मायावती को किसी से पूछना है, ना अखिलेश जी को किसी से राय लेनी है। उनका डिसीजन अंतिम डिसीजन है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की एक बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की, क्या वो तो लोग दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बड़े चेहरे उनके पास जी। हैं, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ जी हो, उससे पहले अटल जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, विनय कटियार थे। तमाम ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में हुए जिन लोगों ने समाज को अलग दशा और दिशा दी। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी बड़ी मशहूर है। अब इसमें आता है कि दोनों इंजन वाली बात। तो आप समझिए, ये जो कभी कभी सरकार पर उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के लोग सवाल खड़े करते हैं और चर्चाएं सियासी गलियारों में सब जानते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली किस तरीके की है। अपराध के प्रति, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस उनका पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अडॉप्टेशन उसकी होती है। तो दिल्ली वालों को भी रास आना चाहिए। वो कई बार कांटा चुभ जाता है कि कहीं योगी जी पूरे देश में बड़े नेता ना हो जाए। बड़े नेता ना अब बन जाए। मैं ये भी बताना चाहूँ कि किसी स्टेट में चुनाव होते हैं, हरियाणा में चुनाव थे, मध्य प्रदेश में थे, राजस्थान में थे, छत्तीसगढ़ में थे। यकीन मानिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिमांड प्रत्याशियों की योगी आदित्यनाथ को लेकर आती है। जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, तो एक डिमांड मांगी जाती है कि आप अपने क्षेत्र में किसका रैली करवाना चाहते हैं, किसको बुलाना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो सूरज था, उनका जो आभा मंडल था, वो 2014 से 2020 तक मुझे लगता है अच्छा चला। अब जो सूर्योदय है वो योगी आदित्यनाथ के नाम का है और योगी आदित्यनाथ की डिमांड पहले नंबर पर आती है। ये भी चुभ जाता है कई बार ऊपर वालों को। ऊपर वाले नहीं चाहते कि नीचे वाला हमारे बराबर आके खड़ा हो। ये भी दिक्कत हो सकती है सोमने। तो पार्टी से बड़ा होना ये एक दिक्कत की बात है, मैं समझती हूँ। लेकिन क्या वाकई ऐसी अप्रोच है यूपी में? क्योंकि जहाँ तक मुझे उनकी फॉलोवरशिप दिखती है, योगी आदित्यनाथ जैसा भी काम कर रहे हैं, अभी आप जैसे लोग जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इतने इंटेलेक्चुअल हैं, अगर आप लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो बीजेपी की तारीफ मैं हो उनके रही काम है, की तारीफ कर उनके रहा काम की तारीफ हो रही है और बीजेपी की तारीफ हो रही है। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के बीच में ये जो आंकड़ा है, इसका क्या रीजन है? नहीं, नरेंद्र मोदी के बीच में आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा तो उत्तराधिकार का होता है। हम्म। आंकड़ा या लड़ाई या समीकरण या फिर बराबरी में संघर्ष, आता है या नीचे आने हाँ, वाले पे आता उत्तराधिकार है? का होता है भाई। देश लेकिन के दोनों चेहरे एक ही जगह देश के दिखने में प्रधान क्यों दिक्कत देश आती के है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। योगी आदित्यनाथ का टकराव नरेंद्र मोदी से नहीं है। नहीं है, वो तो बट आने वाले उत्तराधिकार टाइम में उनके उत्तराधिकारी के लिए दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। इसलिए माने जाते हैं कि लोकप्रिय हैं, लोग प्यार करते, उनके बयानों को पसंद करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, हम्म। कटेंगे तो बटेंगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। तमाम इस तरीके के बयान उन्होंने दिए। अभी आप बरेली हिंसा पर देखिए, उन्होंने कहा कि मैं गजवा हिंद की इजाज़त किसी को नहीं दे सकता। उनको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश का राज किसके हाथों में है, मुख्य सरकार किसकी है। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ था गठबंधन में। तो जाट, मुस्लिम और यादव का समीकरण
बहुत मजबूत था वेस्टर्न यूपी में, हम्म। गुर्जरों में थोड़ी नाराजगी थी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 56-57 सीटों पर चुनाव होता है और 43 या 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती। ये बदलाव था योगी आदित्यनाथ के चेहरे। तो बहुत सालों बाद ऐसा नेता आया जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। नहीं, देखिए, कथनी और करने की बात तो अलग है, लेकिन क्रेडिबिलिटी की बात करें, जी। विश्वसनीयता की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ पर भरोसा लोगों को है। ऐसा नहीं अखिलेश जी पे नहीं। 2024 आप देखिए तो हाँ। लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया, लोकतंत्र की दुहाई दी, जी। संविधान को खतरे में बताया, उनका आरक्षण ये सरकार छीन लेगी, ये लोगों की समझ में आया। इससे हम एक और दिशा में मुड़ते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, जैसे बताया मुरादाबाद के हैं। लखनऊ कैसे भाया और लखनऊ कैसे आना हुआ और कैसा रहा सफर लखनऊ में सेटल होने का? देखिए, ये तो तहजीब का सफर, तहजीब का शहर है। लोग कहते हैं कि बनारस की सुबह और अवध की शाम बड़ी मशहूर है। बिल्कुल। मेरे एक दो बड़े भाई थे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा। वो लखनऊ में आए, मेरठ उन्होंने मेरे साथ काम किया था। एक तो चुनाव आयुक्त हो गए हैं, एक रिटायर होकर दैनिक जागरण से आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अच्छा। दोनों लोगों ने मुझे ऑफ़र दिया कि आप राजधानी लखनऊ आइए। हम लोग आए, हमने शुरुआत की। शुरुआत में सौम्या जी काफ़ी संघर्ष यहाँ पर रहा। देखिए, आप जब गांव से निकलकर शहर की ओर आते हैं तो आपके तमाम संघर्षों की कहानियाँ होती हैं, सपने होते हैं। और अभी मैं जिस पड़ाव पे हूँ जी। वो मेरे लिए एक स्टेशन है, अभी और आगे जाना है। तो आगे सफर कहाँ तक जाएगा? अब जहाँ तक भी जाएगा, अभी तो नीयत आपकी सही है तो रास्ते आपके बन जाते हैं। लोग मिलते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। तो इससे ही अब चूँकि संजीव जी, मुझे ये समझ आ रहा है कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है, डेप्थ नॉलेज भी है और आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। आज का यूथ, अब हम जब संवाद कनेक्ट की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ को अभी हम अवेयरनेस के लिए ले जाना चाहते हैं। अब यूथ हमारे दो तरीके से हो गए हैं, एक जेनजी जो हमने नेपाल में जिसका रुख देखा, और एक जेनजी जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जो अभी हमारे आने वाली तकनीकों में काम कर रहे हैं, जो हमें एक एम्पावरमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, जो एक विकसित भारत का सपना शायद सच करके ही दिखा के मानेंगे। उन दोनों यूथ में मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बराबर है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात दूसरों से कहना नहीं चाहते हैं, हिचकते हैं, और जो कहते हैं वो शायद वो खुद नहीं मानते हैं। आपने जो अपना सफ़र तय किया है पत्रकारिता में, उससे आप अपने आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? कैसे मेहनत करनी चाहिए? धैर्य कैसा निश्चय होना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए सौम्या जी, मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली जो लाइन है वो बड़ी महत्वपूर्ण लाइन, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जी। जिम्मेदारियों को उठाएं और माँ बाप के बोझ को थोड़ा कम करें। आज का युग पाश्चात्य संस्कृति का युग है, वेस्टर्न कल्चर है, खर्चे बहुत हैं जी। और माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च आप पर करते हैं। बिल्कुल। आपको उनके सपनों को साकार करने के लिए व्यसनों से बचें, गलत रास्तों पर जाने से बचें। ये तो हो गया पारिवारिक कि आप उनकी जिम्मेदारियों को बांटें, उन पर बोझ ना बने, एक टाइम तक आप उनसे सहायता लें, उसके बाद आप छोटा काम करें। हाँ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। देखिए, दूसरा जो यूथ का नैरेटिव, देश का, आपने नेपाल का जिक्र किया, तो मैं इस पे बड़ा, जब आप सवाल पूछ रही थी तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट था। जी। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो फूफा बड़े नाराज हैं हिंदुस्तान से। इन्होंने जो हमारी प्रतिभाएं अमेरिका में हैं उन पर वीजा पे बड़ा, उन्होंने कंपनियों से कहा कि $1 लाख जो बहुत बढ़ गई है, पे फीस करेगा बहुत बढ़ गई है। वो रहेगा वहाँ पर। तो हिंदुस्तान ने इस मौके को बहुत बेहतरीन तरीके से भुनाया। जो आईटी सेक्टर है, जो सिलिकॉन वैली है, हाँ। जो अमेरिका की पूरी दुनिया में मशहूर थी, वो हिंदुस्तान में शिफ्ट हो रही है। हिंदुस्तान ने उनके लिए एक एटमॉस्फेयर इस तरीके का तैयार किया कि आप हिंदुस्तान में आइए, कंपनी यहाँ पर शिफ्ट करिए। और लोग बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि 70% दिमाग इस आईटी सेक्टर के पीछे हिंदुस्तान के लोगों का था। तो जो ट्रंप कार्ड खेला था कि वहाँ के लोगों को नौकरी देंगे, भारतीय लोग वापस हो जाएंगे, वो वापस आ रहे, कंपनियां लेके वापस आ रहे हैं। वो अकेले वापस नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो अपनी कंपनी लेके वापस आ रहे हैं। उनका मालिक कहता है कि हिंदुस्तान में हम इस कंपनी को लगाएंगे, वहाँ सिलिकॉन वैली बनेगी। और हिंदुस्तान का जो यूथ है वो पूरी दुनिया में, जैसे हमें विश्व गुरु कहा जाता था, उसी तरह विश्व गुरु बनने की तरफ
ये यूथ जो है वो बनाने का काम करेगा। बिल्कुल, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत कितना सच होता हुआ पा रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने 2047 तक का लक्ष्य रखा है। 2047 में अभी समय है, लेकिन इसके बीच में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में इकलौती हमारी जीडीपी है जो बढ़ रही है। हमारी ग्रोथ ना तो कम हुई है, चाहे अमेरिका या फिर और जो देश हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, चिढ़ते हैं, भुनते हैं, वो लोग तमाम बाधाएं खड़ी करें, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की लीडरशिप और हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। और दो तीन चीज़ें हिंदुस्तान के बारे में बड़ी अच्छी हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ मार्केट है और हमारे यहाँ बाजार है। तो हम लोगों को किसी चीज़ की तलाश करने किसी दूसरे देश जाने की ज़रूरत बहुत कम है। रसिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, उसने हमारे तमाम रास्तों को खोला है। तो हिंदुस्तान भी उसी रास्ते पे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। ताकत आप देखिए, तुर्की में हमने अपना युद्धपोत खड़ा कर दिया। आज हम ग्रीस के साथ वहाँ पर सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। भारत की महानता को हम इसी तरह बरकरार रखें और आगे से आगे एक स्वर्णिम युग की तरफ फिर से बढ़ें। मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करते हुए। और Thank you. दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा संजीव सिंह का कहना था, स्किल डेवलपमेंट जो हम यूथ के लिए बात करें कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ें। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आप अपना विकास देख सकते हैं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये आपके लिए बनाई गई चीज़ें हैं। आगे आइए, अपनी जिम्मेदारियां उठाइए, अपने माँ बाप को तो आज़ाद करिए ही, थोड़ा अपने देश को भी संभाल के रखिए। तो सर, आपसे फिर मुलाकात बहुत जल्द होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और आपसे मिलेंगे हम फिर एक नई हस्ती के साथ संवाद कनेक्ट में। शुक्रिया।